जो रेस्टोरेंट ओनर्स है उनकी कंप्लेंट होती है कि जोमेटो स्विगी पे उनका कमीशन वगैरह बहुत चला जाता है। अब डिस्काउंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट जो है वो बिजनेस को आगे ग्रो होने में जो है वो कहीं ना कहीं बीच में रोक रहा है। कस्टमर अपने अपने रेस्टोरेंट इतने लैक्स का रेस्टोरेंट बना दिया, अभी लोगों तक पहुंचना है और कस्टमर्स लाने जिससे रेवेन्यू बनेगा, तो पैसा लाने के लिए भी तो पैसा डालना पड़ेगा ना। Rather than investing on performance marketing, they are utilizing that budget on hiring influencers and food bloggers. ये फ्रीलांसर्स है, वो 6,500 10,000 तक वो अपना ये सर्विसेज दे सकते हैं। लोकली जो रेस्टोरेंट चल रहा है उसको एक ब्रांड बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्लो की बात करूं तो आपका पर्सनली स्ट्रेटेजिक फ्लो क्या रहता है? तो आपको जब आपको ग्रो करना है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में अगर आपको जाना है तो फ्रेंचाइजी के लिए आपको वेबसाइट कंपलसरी है, वो लेवल के ब्रांड दिखाने के लिए। So Jugal, welcome back again to the Titan Podcast Show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। लास्ट टाइम वाला काफी पॉडकास्ट अपना जो सीरीज थी वो काफी अच्छी गई थी, लोगों को काफी उसमें से सीखने भी मिला था, रिव्यूज भी अच्छे मिले थे, कमेंट्स भी काफी आए थे। यस, सो एक ही उसका पार्ट अभी कंटिन्यू करते हुए ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कि एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस हिसाब से उनको एक सक्सेसफुली अगर रन करना है तो किस हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर्स, जो फूड डिलीवरी एप्स है, ठीक है, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अभी काफी नई एप्स भी रिलीज हो रही है। सो एज पर यू, वो किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे को सक्सेसफुली आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है या कहीं ना कहीं उनके जो चार्जेस है वो इतने ज्यादा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफेज है, वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं और जो मार्जिनल उनका प्रॉफिट निकलना चाहिए वो कहीं ना कहीं वहां पे स्टक हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वेश्चन। ये जो मेजर ऑफ जो रेस्टोरेंट ओनर्स है उनकी कंप्लेंट होती है कि जोमेटो स्विगी पे उनका कमीशन वगैरह बहुत चला जाता है। वो लोग अगर कोई न्यू रेस्टोरेंट है तो वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए उस पर एड्स वगैरह रन करते हैं, तो अल्टीमेटली जो उनका प्रॉफिट्स वगैरह जो भी होता है उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। सो बट ऐसे भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास कि जिनका जोमेटो स्विगी से भी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। सो ये जो गेम है ना वो पूरा ब्रांड बिल्डिंग का गेम है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि जोमेटो स्विगी से लोग ऑर्डर क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। जैसे मैं खुद भी एक जोमेटो स्विगी का कस्टमर हूँ। जैसे मैं अगर ऑर्डर करता हूँ तो दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं। अगर मैं करूंगा कि अगर मुझे इसी रेस्टोरेंट से खाना खाना है तो मैं उसी से मंगवाऊंगा डायरेक्ट जाके, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू, अगर आपकी ब्रांड लॉयल्टी और उस पे आ जाता है। करेक्ट। और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मेरा ऐसा मूड है कभी कि यार मैं क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे अच्छा ऑफर मिला मैं चला गया कि चल ये रेस्टोरेंट का अगर अच्छा ऑफर है मैं एक बार ट्राई तो करूं। मतलब वहां पे ब्रांड लॉयल्टी जैसी कुछ नहीं है, लेकिन वो ऑफर्स के ऊपर चले जाते हैं। तो अभी कैसा है कि अगर आपकी ब्रांड वैल्यू ही उतनी है कि लोगों को, मतलब पूरे सिटी के अंदर आपकी ब्रांड उतनी बड़ी है, आपके कस्टमर्स कितने ज्यादा है कि लोग पर्टिकुलरली वो देख के आपके रेस्टोरेंट पे भले डिस्काउंट है नहीं है कुछ भी नहीं है बट आपको वही खाना है, तो जाके आपका जो प्राइसिंग और आपके प्रॉफिटेबिलिटी और जोमेटो स्विगी का कमीशन वगैरह जो मिलके आपके पास जो रेवेन्यू आता है वो जस्टिफाइड है। और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर जो ऑनलाइन वाला जो पार्ट है ना, दैट इज ओनली 40 to 50% पार्ट ऑफ ये अलीकप का पूरा रेवेन्यू। डाइन इन जो है वो अगर आप जितना बढ़ा रहे हो, आपका रेस्टोरेंट का फुटफॉल जितना आ रहा है, आपका टेबल टर्नओवर रेट कितना है, ये सारी चीजों से आप अपना जो रेवेन्यू है, जो ऑनलाइन पे अगर आप जो कमीशन दे रहे हो एज ए रेस्टोरेंट ओनर, वहां का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट डाइन इन पे आप कितना ज्यादा फोकस करते हो और डाइन इन लाने में आप कितना कर सकते हो। फिर ऑनलाइन वाला दैट इज वन पार्ट है, वो ठीक है, वो आएगा और उस पे से भी ग्रोथ है, बट कुछ हद तक उसका लिमिटेड ग्रोथ हो ही जाएगा क्योंकि ड्यू टू हेफ्टी कमीशंस बाय जोमेटो स्विगी। तो अभी जैसे बात किया कि उसके अंदर आपने बताया कि जोमेटो स्विगी के ऊपर ऑफर्स रखते हैं, ठीक है, कि जहां से लोगों को चाहिए कि मुझे ऑफर जहां से मिल रहा है मैं वहां से ग्रैब कर लूं और वहां से मेरे को जहां से ट्राई करना मैं अलग अलग लोकेशन से करूं। तो काइंड ऑफ अगर बोलने जाए जेनेरिकली तो इट्स डिस्काउंट का नाम दे सकते हैं। हाँ, क्या डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट ही है। अब डिस्काउंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट जो है वो बिजनेस को आगे ग्रो होने में जो है वो कहीं ना कहीं बीच में रोक रहा है,
या फिर कहीं ना कहीं डिस्काउंट है वो कस्टमर ज्यादा खींचने में रेस्टोरेंट की हेल्प कर रहा है और उनको और आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे डिसाइड कैसे होता है कि ये डिस्काउंट रख सकते हैं हम या नहीं रख सकते हैं? ओके, सो ये भी एक वैसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, और ऐसे बहुत सारे जो क्लाइंट्स भी है हमारे जो ऐसा पूछते हैं कि यार ये ऑफर रखना चाहिए फिर नहीं रखना चाहिए, क्या है। सो इट इज ऑल अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन, मेजरली जो है वो ब्रांड पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है कि वो रेस्टोरेंट का ब्रांड कैसा है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी है जो पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू ही है उनका, जो लोग पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू के ऊपर चल रहे हैं, सारी ब्रांड, उनका पूरा ब्रांड पोजिशनिंग वो स्नैक्स और वो जो है अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले स्नैक्स और उस पे चल रहा है, तो उसके ऊपर उनका मार्जिन ही इतना नहीं होता रेस्टोरेंट ओनर्स का या फिर फ्रेंचाइजी ओनर्स का कि वो उसके ऊपर डिस्काउंट रख सकते हैं। तो अगर उनका ब्रांड पोजिशनिंग पॉकेट फ्रेंडली ही है और ऑलरेडी वो कम प्राइसिंग पे कम मार्जिन पे काम करे, तो फिर डिस्काउंट देना बनता ही नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्री पार्ट, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, जो कोई फ्रेंचाइजी ब्रांड नहीं है, तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स का कंपैरेटिवली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका टिकट साइज कितना है, एवरेज टिकट साइज कितना है। अगर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स है तो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट का वो सेगमेंट के अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो वो लोग डिस्काउंट वगैरह ऑफर वगैरह प्रमोट कर सकते हैं। बट लाइक ऑनेस्टली बीइंग अ मार्केटिंग, और जैसे जितना मैंने रेस्टोरेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा फिक्स फ्रेमवर्क नहीं है कि डिस्काउंट देने से लोग आ ही जाएंगे, और ऐसा भी फ्रेमवर्क नहीं है कि डिस्काउंट ना दो तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो मेजर ऑफ, जैसे आपने अभी 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफेज के साथ काम किए, हाँ। करेक्ट? तो मेजर ऑफ रीजन जो एक कैफे या रेस्टोरेंट को फेल होने में सबसे ज्यादा, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, मैं हेल्पफुली बोलूंगा, क्योंकि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनको हेल्प कर रही है कि वो अपना बिजनेस बंद कर दे। तो 100+ जो जितने लोगों के साथ आपने काम किए, व्हाई इट इज सीन दैट 90% ऑफ रेस्टोरेंट्स आर गेटिंग क्लोज्ड इन फर्स्ट 6 to 1 year? 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर वो अपना पैकअप करके, वाइंड अप करके पूरा निकल जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ऐसी क्या होती है उनसे जो उनको काइंड ऑफ बोलते हैं ना 6 महीने साल भर भी सर्वाइव करने नहीं देती? सो द मेजर रीजन जो मैंने अभी तक देखा है वो ये होता है कि उनके पास इनिशियली जब वो रेस्टोरेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने, आप मान लो कि अगर एवरेज 20 to 25 lakhs के एक इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्होंने एक रेस्टोरेंट, एक स्मॉल रेस्टोरेंट चालू किया, अगर बड़ा रेस्टोरेंट हो तो 70-80 lakhs का भी होता है, और अगर कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो 10 to 15 lakhs का भी होता है। बट इतने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो 6 महीने का रनवे नहीं रख रहे हैं। देखो, कोई भी रेस्टोरेंट आज और ये सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए नहीं है, ये इन जनरल कोई भी बिजनेस के लिए, अगर आप ये वाला फ्रेमवर्क लेके चलोगे कि मार्केटिंग के लिए आप पहले 3 से 4 महीने का बजट पहले से लेके चलो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका केपेक्स और आपका ओपेक्स, तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर ये लेके ही चलो आप। लोग मार्केटिंग को ऐसे देखते हैं कि आपने 30-40 लाख का आपने रेस्टोरेंट बना दिया, तो अभी जो रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए इनिशियली, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट के ओनर ये समझते हैं कि इनिशियली हम मार्केटिंग के अंदर कम पैसा डालेंगे, और एक हम उनको यही समझाते हैं कि यार इनिशियली जब रेस्टोरेंट चालू हो रहा है तभी अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, आप तब ज्यादा पैसा डालो, उसके बाद आप अपना जो मार्केटिंग का बजट है उसको आप कम कर सकते हो। तो पहले आप इसको एक्सपेंडिचर की जैसे मत देखो, आप स्पेंड आप कर रहे हो, बट इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट ही है कि कस्टमर, अपने रेस्टोरेंट इतने लाख का रेस्टोरेंट बना दिया, अभी लोगों तक पहुंचना है और कस्टमर्स लाने जिससे रेवेन्यू बनेगा, तो पैसा लाने के लिए भी तो पैसा डालना पड़ेगा ना। करेक्ट। आप कस्टमर्स लाने के लिए पैसा ही नहीं डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया, कुछ पोस्ट डाल के, कुछ कंटेंट बना के। अभी ये ना बहुत सारे ये जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ये कर रहे हैं। ये कॉमन एक मिथ है, मैं आपको बताता हूँ, एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का दिस इज अ कॉमन मिथ, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी बस थोड़ा पोस्ट बना लिया, कंटेंट डाल दिया, वीडियो बना दिए और बूस्ट कर दिया तो अपना रेस्टोरेंट चल जाएगा। ये एक बहुत मतलब एक मिथ है मार्केट में। हम लोग जो करते हैं, एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को अगर समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है कि इनिशियली क्या स्ट्रेटेजी लगाए कि जो रेस्टोरेंट का ब्रांड पोजीशनिंग है, जो उनका आइडियल कस्टमर है,
अपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उनका फूड का टिकट साइज क्या है, उनका क्या सेगमेंट है, कौन से ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी का रेस्टोरेंट है। और मेटा के अंदर भी अपने किस तरीके का अपने कंटेंट बना रहे हैं जो वो ब्रांड के अंदर सूटेबल है, कौन से शहर में है, वो कौन से सिटी में है, वो बहुत मैटर करता है कि इस सिटी के अंदर ये ये कंटेंट चलेगा। और मेटा के अंदर अपने किस तरीके से कैंपेन प्लान कर सकते हैं। तो सिर्फ बूस्ट करने से नहीं चला जाएगा, अपने उसके अंदर कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ेगा, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, रीटारगेटिंग करना पड़ेगा। तो टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, ये सब करके एक रेस्टोरेंट का कैंपेन प्लान होता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो एक रेस्टोरेंट मार्केटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल कैंपेन के पीछे होती है। तब जाके उनको फुटफॉल मिलता है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ता है, वो ब्रांड बिल्ड होता है, और फिर फ्यूचर में जाके अगर उनको फ्रेंचाइजी में ग्रो करना है तो वो हो सकता है। एक रेस्टोरेंट का रेवेन्यू है, वो बनने में, वो बिजनेस बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनका लोकेशन कहाँ है, उनका फूड कैसा है। फूड की सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ जो अपना क्वालिटी ऑफ फूड नहीं, वो कौन सी कैटेगरी में है। कुछ अगर यूनिक अगर आप प्रोडक्ट लेके आए तो लोग वो ट्राई करने के लिए आ जाएंगे। बट सिर्फ फूड क्वालिटी और लोकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केटिंग के अंदर आपको कंपलसरी, अभी इतनी कंपटीशन है ना, क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट है, अभी कुछ पहले जैसा नहीं रहा कि एक रेस्टोरेंट खोल दिया आपने, ये लगा दिया अलिक इनिशियल बस थोड़ा सा अवेयरनेस कर दिया तो लोग आ जाएंगे खाने के लिए। अभी लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा। सिंपल, आपका आपका एम्बियंस, आपका रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस है, आपका शेफ कैसे खाना बना रहा है, किचन के अंदर कितनी अलग हाइजीन मेंटेन हो रही है, लोग कितना शेयर कर रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के आके, वो उनका एक्सपीरियंस है वो कितना शेयर हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप कंटेंट के थ्रू दिखाएंगे, राइट अगर स्ट्रेटेजी के अंदर मेटा एड्स रन करोगे, तब जाके आपको फुटफॉल मिलता है और तब जाके आपका जो है रेवेन्यू बनना चालू होता है। ये सब ना करेंगे, ये सब ना करके अगर आप सिर्फ कुछ 10-15 हज़ार का आप नॉर्मल बूस्ट करवा दोगे, मार्केटिंग करवा लोगे, कंटेंट करवा लोगे, तो आपका रेस्टोरेंट ग्रो नहीं होगा और आपको फिर 6 महीने के बाद आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर रीजन है। As we are talking about the performance marketing and the budget on the that can be utilized on social media or on the performance marketing, तो एक पर्टिकुलर आजकल बहुत ज्यादा मेरे को देखने मिल रहा है, जैसे मैं रील स्क्रॉल करता हूँ और करता हूँ, हर रेस्टोरेंट वाला बंदा, हर पर्टिकुलर कोई भी जो बिजनेस है, चाहे छोटे से छोटा नुक्कड़ पे उसकी दुकान क्यों ना हो या बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, उनका एक ही चीज है कि rather than investing on performance marketing, they are utilizing that budget on hiring influencers and food bloggers. ठीक है, तो मेजर ऑफ देखने मिल रहा है वो चीज कि वो लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आप 10,000 15,000 मांग लो, दे आर नॉट रेडी टू गिव इट। उनके हिसाब से 10,000 15,000 अरे बहुत बड़ी रकम है, 10,000 15,000, पर उसी की जगह 25-30,000 वो लोग इन्फ्लुएंसर को और फूड ब्लॉगर को दे देंगे। yes. तो कहीं ना कहीं क्या ये चीज है कि फूड इन्फ्लुएंसर या फूड ब्लॉगर जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मार्केटिंग है उसको हैम्पर कर रहा है। और इफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जगह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फूड ब्लॉगर को यूटिलाइज किया जाता है, तो कितने हद तक रिजल्ट लाके एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या कैफे को दे सकता है। सही है। सो ये आपने बोला, ये अभी का ये कॉमन ट्रेंड चल रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। सबको लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर को बुला के हम वीडियो बनवा लेंगे तो अपना जो रेस्टोरेंट है वायरल हो जाएगा, कस्टमर्स आ जाएंगे। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, वो आई एम नॉट अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अगर स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो वो सही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर रेस्टोरेंट मार्केटिंग का गेम। आप मान लो 5 से 10% वो कंट्रीब्यूट करता है, बट वो भी कहाँ, किस तरीके से, आपका बिजनेस कौन से पोजीशन में है, कौन से फेज में है। सो वी आइडेंटिफाई एज अ 3 फेज कि जो एक कोई भी रेस्टोरेंट आता है तो वो फाउंडेशन स्टेज पे है, वो ट्रैक्शन स्टेज पे या फिर ग्रोथ स्टेज पे है। उस पर डिपेंड करेगा उनका रेवेन्यू कितना है, उनका मार्केटिंग का बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को वो उनका जो मंथली मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी होता है उसमें यूज करना है कि नहीं। जैसे अगर एक छोटा रेस्टोरेंट है जिनकी टिकट साइज ही बहुत छोटी है, उन्होंने अगर उनका डिपेंडेंसी सिर्फ फूड ब्लॉगर्स और उस पे है, तो हाँ, फूड ब्लॉगर्स कैन गिव यू कुछ हद तक आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर आपका रेस्टोरेंट उतना रेवेन्यू बना रहा है, अगर आपका बजट मंथली इतना है, तो फूड इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर्स को करने का सही तरीका क्या है पता है?
वो मैं अलग आपको बताता हूँ कि सही तरीका ये है कि आप अगर एक सिटी के अंदर आपका रेस्टोरेंट है, वो सिटी को अगर पूरा कवर करना है ना, एक इन्फ्लुएंसर से नहीं होगा। अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है ना, 2 से 3 आप वो फूड वाले इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो जिनके अच्छे फॉलोवर्स है और जिनकी रीच भी अच्छी है, जो जो पर्टिकुलरली फूड सेगमेंट में काम करते हैं। फूड ब्लॉगर्स और जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स, दोनों में डिफरेंस होता है। इन्फ्लुएंसर्स जो है वो सबका करते हैं, हर कैटेगरी, ओपन टू ऑल। हाँ। और फूड ब्लॉगर्स जो है वो पर्टिकुलरली फूड का ही करते हैं, तो उनके पास वो टाइप का क्राउड होता है और उनको देखते हैं लोग। बट अगर आपका रेस्टोरेंट 2 से 3 फूड ब्लॉगर के उसमें दिख रहा है, वो अगर बार बार दिख रहा है, तो लोगों को वो ट्रस्ट आएगा, फिर वो अलग आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपका ब्रांडिंग भी उतना है, आपका मार्केटिंग के कैंपेन्स भी उतने चल रहे हैं, आपका सोशल मीडिया का गेम भी उतना स्ट्रांग है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसको असिस्ट करेगा। बट सिर्फ फूड ब्लॉगर्स के ऊपर रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट रहना, ये एक गलती जो कॉमन रेस्टोरेंट ओनर करता है। तो हम भी करते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जिनका हम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्रीक्वेंटली हमारा कोलैबोरेशंस वगैरह जाता है, बट ये सारे रेस्टोरेंट के क्लाइंट्स में नहीं जाता है। जो क्लाइंट्स में सूटेबल है, जिनका बजट है, सही तरीके से करना चाहिए, जो फाउंडेशन स्टेज में नहीं, जो ट्रैक्शन स्टेज पे है बिजनेस जिनका, उस पे हम लोग ये इन्फ्लुएंसर वाला जो है एक्टिविटीज वो हम लोग करवाते हैं। ओके, अगर बात की जाए अभी कि आरओआई एक बिजनेस के अंदर बहुत कॉमन टर्म है आरओआई। यस। अब हर किसी को चाहिए कि कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है, उनको ये है कि हमारा आरओआई कितने टाइम में निकल सकता है। सो अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करने जाऊं, सो इतने साल का एक्सपीरियंस है आपको, इतने सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज के साथ काम किया है, तो एवरेज जो ड्यूरेशन होता है एक रेस्टोरेंट या कैफे को आरओआई निकालने में, आपके हिसाब से वो एस्टिमेटेड टाइम क्या है कि उनका कितने टाइम के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आरओआई उनको मिल जाता है? देखो, आरओआई का अगर मैं बताऊं, डिपेंड करता है ब्रांड वैल्यू कितना है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है आरओआई। बट अगर जेनेरिक अपने देखने जाए तो 1 से 1.5 साल लगता है। एक कॉमन, मतलब ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसा फिक्स फ्रेमवर्क नहीं है कि आप ये इतनी इतनी चीजें करोगे तो आपका आरओआई 1.5 महीने में फिक्स है। ऐसा आपको कोई मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट वो आपको वो फिक्स आपको प्रॉमिस नहीं करता है। बट अभी कैसा है कि अगर छोटी टिकट साइज के अंदर ब्रांड है, जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ही उतना है कि 15 से 20 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है, और हमने ही ऐसे बहुत सारी 15 to 20 लाख की ब्रांड्स में ये चीज़ देखी है कि 4 से 5 महीने में भी उनका आरओआई आ गया है और फिर वो फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में फिर वो चले जाते हैं। तो एक दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका बन जाता है कि जो फ्रेंचाइजी फीस मिलती है उसमें, तो उनका आरओआई जल्दी निकल जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो जैसे फाइन डाइन में जो बड़े अलग स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट होते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट ही 60-70 लाख का होता है, तो उसमें आप 1 से 1.5 साल का आप पकड़ सकते हो। अगर सही तरीके से, अगर एक रेस्टोरेंट ओनर ऑलरेडी बहुत सालों से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर है, उनको रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस है, तो 1 से 1.5 साल में वो हो जाएगा। बट अगर कोई न्यू एक एंटरप्रेन्योर है जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत नया है, तो शायद टाइम लग सकता है, तो और ज्यादा 1 से 1.5 साल के ऊपर भी लग सकता है। हाँ। मेजरली अभी जो देखने मिला है कि मार्केट के अंदर काफी नई एजेंसीज हैं जो 6,500 के अंदर भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग करके दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आता 6,500 में वो करते कैसे मैं बताता हूँ। उसके अंदर वो रील्स भी बना रहे हैं, उसके अंदर वो ग्राफिक्स भी दे रहे हैं, उसके अंदर दे आर ऑल्सो डूइंग द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और दे आर क्लेमिंग कि आपके यहाँ पे फुटफॉल आएगा। बट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे बोल लो और कहीं ना कहीं ये बोल लो कि सामने वाले को पैसा दिख रहा है कि कम लगेगा, सो वो पहले उनको हायर कर लेते हैं। बट ड्यूरिंग द टाइम उनको ऐसा रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद वो कोई नई एजेंसी या बढ़िया एजेंसी के पास जाते हैं तो दे आर फुल ऑफ डाउट्स कि वहां पे तो हमने पैसा दिया था, वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, अभी ये एजेंसी को देंगे, इनके पास करवाएंगे तो होगा कि नहीं होगा। सो इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंस कि दोनों के बीच में अगर डिफरेंस को अगर बताना हो कि एक न्यू कमर या नूब एजेंसी एंड एक प्रोफेशनली रन काफी साल के एक्सपीरियंस के साथ जो एजेंसी है, दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, मैं आपको 2 की जगह पे 3 का डिफरेंशिएशन बताता हूँ। आपने जो 6-6,500 वाला बोला, दैट इज वो अभी बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स है, अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है। ये अलग शायद अपने जो प्रीवियस वाला अलग पॉडकास्ट था, इस पे भी अपने बात की थी इसमें कि
बहुत सारे फ्रीलांसर्स है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, कॉलेज खत्म हो गया है, वो ऐसे ही अपने घर पे है, तो वो कंटेंट क्रिएशन, अभी तो आईफोन लेके सब लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये एक कैटेगरी ऑफ सर्विस का वो पार्ट है कि ये फ्रीलांसर्स है, वो 6 साढ़े 6,000 10,000 तक वो अपना ये सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर 2 से 3 ऐसे क्लाइंट हो गए तो उनका 30-40,000 का उनका रेवेन्यू बन जाएगा, तो वो एक बंदे के लिए बहुत सही है। बट उसमें फिर कैसा है कि अल्टीमेटली वो सिर्फ डिलीवरी पे काम करेगा, कि मैंने बस इतनी पोस्ट बना के दे दी, मैंने इतने वीडियोस बना के दे दिए, दैट्स इट, मेरा काम हो गया, आईफोन से जितना हो सकता है उतना उसने कर दिया। ये हो गया एक फ्रीलांसर वाला पार्ट। उसको फर्क नहीं पड़ता आपका रेस्टोरेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, आपका ब्रांड पोजीशनिंग कैसा है, फुटफॉल आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन ब्रांड कैसे बिल्ड हो रहा है, दूसरे ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो मेटा जो है, मतलब अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम। गूगल माई बिजनेस पे क्या कर रहे हो, गूगल एड्स में क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब पे चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, एड कैंपेन आप कैसे रन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ उनको अलग फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया वन पार्ट। उसके बाद एक लेवल पे ये, जैसे आपने बोला कि एक रेस्टोरेंट ओनर जो फ्रीलांसर के पास है, उसके बाद वो आएगा एजेंसी के पास, ठीक है। तो एजेंसी में भी कैसा होता है कि एक होती है रुकी एजेंसी, तो इससे अपग्रेड उसमें क्या मिलेगा, 10,000 से गए 25,000 पे, 25,000 में आपको क्या अपग्रेड मिलेगा, कंटेंट क्रिएशन अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव मिलेगा। फूड के अंदर देखो मोस्टली पूरा गेम फूड फोटोग्राफी और क्रिएटिव वीडियोग्राफी में और इसमें है, ठीक है। रील्स बनाना आजकल बहुत इजी हो गया है, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह अच्छी क्वालिटी का आप थोड़ा सा भी दे देखो, तो एक रेस्टोरेंट ओनर को ये लेवल से तो अपग्रेड ही मिलने वाला है। तो 25,000 में आपको क्या मिला कि अच्छा कंटेंट क्रिएशन और थोड़े बहुत यूजीसी वीडियोस वगैरह हो गए, कैंपेन्स उनके अच्छे रन होने अलग चालू हो गए। बट वापस से उनको भी वो फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ब्रांड बिल्डिंग कैसे हो रहा है, आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं, अच्छा मतलब कितना ग्रोथ आ रहा है। वो आपके साथ बैठ के मंथली डेटा एनालिसिस करने नहीं बैठेगा। वो लोग भी काम करेंगे डिलीवरेबल से, हाँ डिलीवरेबल्स इनसे अच्छी क्वालिटी के होंगे, कंटेंट क्रिएशन अच्छा होगा, रील्स अच्छे बनेंगे, इससे ज्यादा भी अगर आपको मिल सकता है, और कैंपेन्स आपके अच्छे रन मिलेंगे, रीच मिल जाएगी। ये होता है एक रुकी एजेंसी का पार्ट। अगर आप 25,000 के ऊपर 50,000 प्लस जाओगे, जो एक एक्सपीरियंस एजेंसी है, वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो एक्सपीरियंस एजेंसी होती है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, कंटेंट क्रिएशन दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द गेम। तो कैसा कंटेंट बनना है वो एक स्ट्रेटेजिक वे में पहले आपके साथ स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन के बाद किस वे में आपके कैंपेन चलने हैं, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या है, जोमेटो स्विगी पे आपका जोमेटो स्विगी का वो कैसे दिख रहा है, आपका गूगल माई बिजनेस कैसे दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो है वो गूगल को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और बहुत सारे लोकल बिजनेसेस भी, हम लोग बहुत सारे रिटेल अलग स्टोर के साथ भी काम करते हैं, तो उनके शोरूम में भी हमने सिर्फ गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइज करके गूगल एड्स चला के लोकल बहुत सारा फुटफॉल बढ़ाया है। तो एक एक्सपीरियंस एजेंसी होती है वो गूगल माई बिजनेस फोकस करेगी, जोमेटो स्विगी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपका कंटेंट क्रिएशन, आपका मेटा एड्स, वो भी स्ट्रेटेजिक वे में कि आप रीटारगेटिंग करके कस्टम ऑडियंस बना के एक स्ट्रेटेजिक वे में आप कैसे कर रहे हो। ये सारी चीजें आपके रेवेन्यू को कैसे इम्पेक्ट करेगी, मतलब जो काम कर रहे हैं उसका कुछ ऐसे मेजरेबल केपीआईज कि ये महीने में हमने ये किया, उसका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट ये 3 महीने में क्या क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट आया, रेवेन्यू नंबर्स कितने आए, न्यू कस्टमर का एक्विजिशन। अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर पेड पूजा भी अलग यूज करते हैं, तो ऐसे जो उनके पीओएस सॉफ्टवेयर कोई भी हो, ऐसे पेड पूजा का अलग, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट सामने वाला पैसा लिया है बट ऐसे जो भी उनके जो पीओएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो देख के उनका डेटा कि न्यू कस्टमर्स कितने आए, जो कस्टमर का रिपीटेशन कितना हुआ और रेवेन्यू कितना इम्पैक्ट है, प्लस ऑनलाइन जो है वो अगर वो फूड फ्रेंचाइजी ब्रांड है तो अभी 50,000 प्लस वाले अगर आप एक उसमें जाओगे तो आपको वो लेवल का ब्रांड वैल्यू भी मिलेगा, प्लस अगर आपको ब्रांड एक्सपेंशन करना है, फ्रेंचाइजी लेवल पे जाना है, तो आपको वो लेवल का पहले ब्रांड बनना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है एक 10,000, 25,000 एंड 50,000 प्लस वाले सर्विसेज में। मतलब काफी डिफरेंस के हिसाब से अगर देखने जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा देखने जाए तो जो फ्रीलांसर्स है वो सिर्फ और सिर्फ खाली बना के देने में ध्यान देंगे, हाँ, और एक एक्सपीरियंस एजेंसी है वो कैसे सामने वाले का बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है, एग्जैक्टली उसके ऊपर ध्यान देगी। एग्जैक्टली। सो अगर मैं देखने जाऊं और बात करने जाऊं तो इतने साल के एक्सपीरियंस में आपका पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है
एक रेस्टोरेंट को मल्टी सिटीज में एक्सपांड करने के लिए, एक लोकली जो रेस्टोरेंट चल रहा है उसको एक ब्रांड बनाने के लिए, एक हाँ स्ट्रेटेजिक फ्लो की बात करूं तो आपका पर्सनली स्ट्रेटेजिक फ्लो क्या रहता है? यस ओके, ये तो मैं अपना सीक्रेट ही दे रहा हूँ बट ठीक है। देखो, कोई भी एक रेस्टोरेंट अगर वो नया चालू हो रहा है, सबसे पहले एक हमारे पास चेकलिस्ट रेडी है कि एक नया रेस्टोरेंट अगर आपको चालू करना है तो ये चीज़ें आप मस्ट हैव आपके पास होनी चाहिए। आपका गूगल माई बिजनेस, गूगल पे फ्री अकाउंट बनता है, ठीक है, वो गूगल माई बिजनेस पहले बना दो, सारे फोटोज वगैरह अच्छे से डाल के आपको वो कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो उसको। आज तो बहुत सारे टूल्स है, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ऐसे एआई टूल्स यूज करके आप अपना ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एज अ रेस्टोरेंट ओनर खुद आपको इतना आप ये कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप एजेंसी से भी करवा के, लेकिन इतना चीजें आप करवा लो। गूगल माई बिजनेस सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये पहले करवा लो। प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सबका, ये करवा लो अच्छे से। लाइक एम्बियंस वगैरह शूट करवा लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको फिर आप बाद में भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आओ कंटेंट क्रिएशन और उस पे कि किस लेवल का कंटेंट क्रिएशन करना है। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो दूसरे दूसरे रेस्टोरेंट का कंटेंट क्रिएशन देख के वो रेप्लिकेट करवाने की ट्राई करते हैं, बट उनका रेस्टोरेंट का सेगमेंट अलग है। आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट का कंटेंट क्रिएशन देख के एक फास्ट जो फूड। फास्ट फूड वाला है वो ब्रांड का कंटेंट क्रिएशन उस लेवल का आप, मतलब ये दोनों अलग चीज है, आप एप्पल टू एप्पल इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो आपकी ब्रांड को सूटेबल, आपका क्या टारगेट ऑडियंस है वो पहले डिफाइन करो कि मुझे ये ऑडियंस को ही टारगेट करना है। आपकी ब्रांड जेंजी फ्रेंडली है, आपकी ब्रांड को लाइक सब आपके टारगेट ऑडियंस है, आपकी ब्रांड को यूथ पे फोकस करना है या फिर कपल्स पे फोकस करना है या फिर फाइन डाइन आपको लाइक फैमिली डिनर्स वाला जो है वो ऑडियंस आपको कैटर करना है, फैमिली को अगर कैटर करना है तो किस तरीके से जाएगा। तो आपका कंटेंट क्रिएशन वगैरह आपकी एजेंसी के साथ ये डिस्कस कर लो सबसे पहले कि कंटेंट, अपने कंटेंट कैलेंडर क्या क्या है, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट कैलेंडर में आप क्या डालोगे, कितने रील्स आएगी। देखो, नंबर ऑफ कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता है आज का, एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का पूरा चेंज हो गया है। हाँ, आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। आप क्वालिटी कंटेंट डालो, आप 6 रील डालो पूरे महीने में, बट ऐसी डालो कि जिसके अंदर कंटेंट मिक्स वो होना चाहिए कि अगर कुछ, देखो फूड इज ऑल अबाउट कि उसका मतलब व्यूज के लिए भी कुछ आप वीडियोस बनाओ कि जिससे लोगों के अंदर वो टेम्पटेशन आए कि भाई हाँ ये अच्छा दिख रहा है, चलो एक बार खाने जाते हैं। फिर कुछ आप वैसा बना लो कि जो अपना वॉइस ओवर डाल के कुछ अपना मार्केटिंग वीडियोस बना लो कि जिसके अंदर ऐसा होगा कि आप प्रॉपर वो सेल्सी पिच से आप क्रिएटिवली आपका रेस्टोरेंट भी प्रमोट कर रहे हो और लोगों को बता भी रहे हो कि हमारे पास क्या क्या है और वो एक्सपीरियंस कैसा दिखेगा। और 2-3 रील ऐसे दिखा दो कि जो अपना ट्रेंड कुछ क्रिएटिविटी करके आपका रेस्टोरेंट दिखा दो। तो ये 2-3 टाइप के रील्स के आप वो उसके अंदर कॉन्टेंट क्रिएटर में इंक्लूड करो। बाकी जो नॉर्मल पोस्ट ग्राफिक वगैरह आप डालते हो, आपकी फूड फोटोग्राफी अच्छी है तो उस लेवल का एडिटिंग करके आपका जो पेज है और आपका इंस्टाग्राम पेज है उसको वैसे ट्रीट करो कि वो आपका वेबसाइट है। आप ऑफलाइन आप मान लो कि आपका जो स्टोर सेटअप होता है पूरा, आपका रेस्टोरेंट सेटअप है, आप इतने लैक्स खर्च करके आपने जो होर्डिंग बनवाया होता है, अंदर आपने इंटीरियर करवाया होता है, ये सारी चीजें, तो वो उस लेवल का दिखे तो ऑनलाइन आपका इंस्टाग्राम पेज भी एक आपका वर्चुअल स्टोर की जैसे ही आप ट्रीट करो। तो उसके पीछे आप इतना पैसा इनफ इन्वेस्ट करो कि वो स्टोर अच्छे से आपका दिखे, जो रेस्टोरेंट का आपका ब्रांड है, जो आपका वर्चुअल, आप बोल सकते हो कि आपका वर्चुअल प्रमोटर है वेबसाइट। आप काम कर रहे हो रेस्टोरेंट के अंदर 8 घंटे या फिर 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन आपका इंस्टाग्राम आपके लिए 24 आवर्स काम कर रहा है ना। तो वो ये चीजें मैटर करेगी। तो ये हो गया कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट। उसके बाद आते हैं अभी एड्स पे। पेड एड कैंपेन एकदम स्ट्रेटेजिकली जो है उसका भी एक फ्रेमवर्क है कि कैसे आप पेड एड को प्लान करो, अवेयरनेस कितना जरूरी है, एंगेजमेंट कैंपेन कितने जरूरी है, रिटेंशन वाले कैंपेन कितने जरूरी है। तो कस्टमर रिटेंशन के मतलब ये सारे कैंपेन्स करने के लिए सबका कंटेंट अलग अलग बनेगा। जो तो यही डिफरेंस होता है कि एक जेनरिक कंटेंट क्रिएटर और एक स्ट्रेटेजिक कंटेंट क्रिएटर के बीच में ये एक डिफरेंस है कि कौन से महीने में कौन से वीडियो के बाद कैसा कंटेंट जाएगा, कितनी बार लोगों को दिखेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। ये सारी चीजों जो टेक्निकल जो मेटा के अंदर आती है, तो मेटा एड कैंपेन भी उस तरीके से प्लान करो। तो ये जो सारी चीजें हैं अभी तक आपने देखी, गूगल में बिजनेस अपने कवर कर लिया, मेटा एड्स, कंटेंट क्रिएशन, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, जो अपना कंटेंट प्रोडक्शन वो सब देख लिया। उसके बाद अगर आपका वेबसाइट है, अगर आपकी ब्रांड उस लेवल की है कि आपको पैन इंडिया ग्रो करना, देखो एक
एक अगर आपका लोकल रेस्टोरेंट है ना, तो आपको वेबसाइट की कुछ जरूरत नहीं है। अभी इंस्टाग्राम इज योर वेबसाइट ओनली। अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, ब्रांड को एक्सपांड करना है मल्टी सिटी में, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी बिजनेस जाना है, मोस्टली फ्रेंचाइजी, तो आपको जब आपको ग्रो करना है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में अगर आपको जाना है, तो फ्रेंचाइजी के लिए आपको वेबसाइट कंपलसरी है। वो लेवल के ब्रांड दिखाने के लिए वो फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वगैरह जो आएगा वो भी अलग वेबसाइट के थ्रू आप अलग उसका कर सकते हो प्रमोशन। तो एक हो गया अपना वेबसाइट, और दूसरा अपना ऑनलाइन जो जोमेटो स्विगी का रेपुटेशन मैनेजमेंट है, कि उसके अंदर अभी जैसे ये जो फोटोग्राफी अपने करवाई, अभी तो अलग जोमेटो भी देता है अपना फ्री फोटोग्राफी देता है, बट जोमेटो का भी स्टोर है। तो जैसे अपने आपका जो ऑफलाइन स्टोर है, जो डाइन इन में जो एक्सपीरियंस है, जोमेटो के ऊपर कोई एक बंदा, मतलब जोमेटो स्विगी के ऊपर कोई एक कस्टमर वो स्टोर देख के डिसीजन लेता है कि मुझे क्या चीज खानी है। तो फूड फोटोग्राफी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो मैटर कितना करता है, अपीलिंग दिख रहा है, कितना अपीलिंग दिख रहा है अपना। तो वो ये जो आपने किया है फोटोग्राफी वगैरह, वो सारा चीजें जोमेटो स्टोर को भी आप अच्छे, जैसे अपने गूगल पे ऑप्टिमाइज किया, वैसे जोमेटो स्विगी को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखो, और सारे प्रोडक्ट के फोटोज वगैरह डाल के अच्छे से वो करो। और आप काम करो, गूगल रिव्यूज पे आप काम कर सकते हो। आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं, तो जब ऑर्डर ले लिया उसके बाद वो वेट कर रहे हैं, वो अपने अगर दोस्तों के साथ आए तो बात कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए तो बात कर रहे हैं, तब आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपके ऊपर या तो अभी तो बहुत सारे लोग वो लगाते हैं, अपना क्यूआर कोड लगाते हैं, तो या तो क्यूआर कोड होना चाहिए, या फिर साइड पे वॉल पे, या फिर वो टेबल पे छोटा सा अभी आप वो स्टैंडी रख सकते हो कि अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको ज्यादा एंगेजमेंट या फिर वो चाहिए हमारी ब्रांड के साथ, अगर आपको कनेक्टेड रहना है ऑफर्स वगैरह के लिए, या फिर लाइक इन जनरल शो योर लव टू अस, तो आप गूगल का क्यूआर कोड रख सकते हो, उस पर आप वो ले सकते हो रिव्यूज। और जो इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये एक फ्रेमवर्क है। इतना मतलब इतनी चीजें अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपका फुटफॉल आना, आपका जो मतलब ब्रांड आपको बिल्ड करना है, वो आपका फिक्स है। सो थैंक यू जुगल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जल्दी दूसरा एपिसोड भी शूट करते हैं, दूसरा Sure. और कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेंट्रिक है उसके ऊपर जाते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लगे, उनको भी जो पर्टिकुलर उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको भी कुछ नॉलेज मिले, वो भी कुछ समझ पाए कि अगर उनका बिजनेस कहीं स्टक है तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस हिसाब से वो बाहर निकल सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक्स मैन, थैंक्स ब्रो। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। आई होप कि आपको इसमें से जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको काफी कुछ जानने मिला होगा, काफी कुछ समझने मिला होगा कि अगर आप भी इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो, किस हिसाब से आपको कहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ताकि आप एक जो आपका बिजनेस कहीं पे स्टक है उसको आप एक सक्सेसफुली कैसे आगे ग्रो कर सकते हो और कैसे आप मल्टीपल सिटीज में एक्सपांड कर सकते हो। सो जुगल के साथ हम लोग एक नए एपिसोड के साथ फिर आएंगे, उसके अंदर हम पर्टिकुलर कुछ और पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करके शूट करेंगे वो एपिसोड। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस टू समवन जिनके पास जो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, एंड यस डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।